वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि स्टॉक प्रबंधन के पार्ट 3 में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मैनेजमेंट का। और हमारा टॉपिक होगा कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो स्टॉक मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने स्टॉक मैनेजमेंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और उनके बारे में डिस्कस किया था। ये हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे तीसरा वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक का, वो है फैक्टर डिटरमिनिंग द इन्वेस्टमेंट लेवल इन इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक में विनियोग स्तर को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं किसको, स्टॉक को, उसके फैक्टर के बारे में। तो देखिए, इसको हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। फर्स्ट इज अ जनरल फैक्टर यानी सामान्य तत्व, और दूसरा है स्पेसिफाई फैक्टर यानी कि विशेष तत्व। देखिए, अगर हम बात करें सामान्य तत्व की, तो उन सामान्य तत्व में कह सकते हैं कि स्टॉक मैनेजमेंट को, ये जो सामान्य तत्व होते हैं ना, ये आपकी इन्वेंट्री को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही रूप से प्रभावित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि जो ये सामान्य फैक्टर होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भी आपके स्टॉक मैनेजमेंट को प्रभावित करेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित करते हैं स्टॉक को। इसमें क्या आते हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, इसमें आते हैं, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आते हैं आपके साइज आता है बिजनेस का, ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ नेचर आता है कि बिजनेस का नेचर किस तरह का है, ठीक है। जिस तरह का बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें स्टॉक मैनेजमेंट करना होगा। बिजनेस का छोटा बिजनेस अगर है आपका तो वहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमें कम करना होगा, लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है तो आपको ज़्यादा करना होगा। अगर मैं बात करूँ और तो आपका जो सेल्स होती है, विक्रय होती है, वो भी एस्टिमेट जो सेल्स होती हैं उसका भी इफेक्ट होता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं जनरल फैक्टर के। और साथ ही अगर मैं कहूँ कि इसमें जैसे कि प्राइस लेवल हो गया, आपका कीमत स्तर हो गई, ठीक है, प्राइस लेवल, तो ये सारे फैक्टर हैं जनरल फैक्टर के एग्जाम्पल। क्लियर है आपको? इसका अगर मैं बात करूं एक और, तो फिफ्थ आप देख सकते हैं फैक्टर, वो होती हैं जो फंड की अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि फंड कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो मैंने आपको ये 5 फैक्टर बताए हैं जो किसी ना किसी रूप से, तो ये 5 आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जनरल फैक्टर, जो कि हमारी इसको प्रभावित करते हैं स्टॉक मैनेजमेंट को। क्लियर है आपको? तो ये 5 फैक्टर मैंने आपको इसके एग्जाम्पल बताए हैं। मेन जो है वो है स्पेसिफाई फैक्टर यानी विशेष क्षेत्र। उसके बारे में हम बात करेंगे कि स्पेसिफाई फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट होता है सीजनल नेचर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो मौसम के अनुसार जो मिलता है ना उसके बारे में की जा रही है। सीजनल नेचर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल जो है वो मौसम के अनुसार, या मौसम कच्चे माल की अगर मौसमी प्रकृति है, यानी आपका जो रॉ मटेरियल है वो किसी स्पेशल मौसम में ही मिलता है, किसी एक स्पेशल सीजन में मिलता है वो आपका कच्चा माल। तो देखिए, जब आपका वो सीजन आएगा तब आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करके वो रॉ मटेरियल को परचेज करना होगा, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग है। अगर आपका रॉ मटेरियल है वो पूरे साल आपको मिलता है तो आपको स्टॉक का मैनेजमेंट ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन सीजन के अकॉर्डिंग आपका रॉ मटेरियल मिलता है तो आपको क्या करना होगा, उस सीजन में रॉ मटेरियल को परचेज करना होगा, तो आपको स्टॉक का मैनेजमेंट ज्यादा करना होगा। क्लियर है आपको? ताकि उस रॉ मटेरियल का यूज संस्था अपनी प्रोडक्शन के लिए साल भर कर पाए आराम से, ठीक है। तो यानी कि जब आपका मौसम स्पेशल यानी सीजन का आएगा तब आप क्या करोगे, अगर सीजन की बात की जाए कि सीजन के अकॉर्डिंग आ रहा है, तब सीजन होगी तब आप उसमें फंड का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे, यानी कि आप स्टॉक का
अरेंजमेंट जो है वो ज़्यादा करोगे। क्लियर है? अगर आपका सीजन के अकॉर्डिंग नहीं है, आपका पूरे 1 ईयर पूरा कंटिन्यूस मिल रहा है आपको रॉ मटेरियल, तो आपको वहाँ पे फंड जो है वो लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सीजन के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल मिलता है तो आप परचेज करके रखोगे, सीजन के अकॉर्डिंग नहीं पूरे साल भर मिलता है तो ना तो आपको फंड लगाने की जरूरत है ना स्टॉक रखने की जरूरत है। क्लियर है आपको? सेकंड है टर्म्स ऑफ परचेज, यानी कि खरीदने की जो शर्त होती है, टर्म्स ऑफ परचेज यानी कि क्रय करने की शर्तें। देखिए सिंपल है, यदि कोई सेलर है वो अधिक क्वांटिटी में या बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल खरीदना इसलिए चाहता है क्योंकि उसे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को परचेज करेगा, ठीक है। तो यानी कि टर्म्स ऑफ परचेज में क्या होता है कि अगर सपोज दैट मानिए कि आप जो रॉ मटेरियल अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको सप्लायर कह रहा है कि मैं आपको क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या चाहेंगे उस डिस्काउंट को पाना, इसीलिए आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो अपने वेयर हाउसेस गोदाम में ज़्यादा रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो इंसेंटिव यानी कि वो डिस्काउंट लेना चाहते हैं। तो टर्म्स ऑफ परचेज में आता है कि अगर आप जो रॉ मटेरियल परचेज करते हो, जो मटेरियल परचेज करते हो और सप्लायर यानी कि जो पूर्ति करता है वो अगर आपको दे रहा है डिस्काउंट, तो आप क्या करोगे, आप वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे, ठीक है। आपको पूर्तिकर्ता कह सकते हैं, इसको विक्रेता कह सकते हैं, जिससे आप माल खरीदना, जो बेच रहा है आपको माल, ठीक है, तो वो अगर आपको डिस्काउंट दे रहा है तो आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, और वो इंसेंटिव लेना चाहते हैं कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो आप ज़्यादा माल को परचेज करेंगे। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि अगर लेंथ एंड टेक्निक्स नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, देखिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वर्किंग कैपिटल आता है तो ध्यान रखिए ये जो सारे पार्ट है ना, कैश मैनेजमेंट हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट आ रहे हैं, जो फैक्टर पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे मोस्ट हम वर्किंग कैपिटल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी से ही ये पॉइंट बने हैं, ठीक है। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, लेंथ एंड टेक्निकल नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि आप जो उत्पादन कर रहे हो उसकी लेंथ क्या है, उसकी आप कह सकते हैं कितना लंबा चलेगा, उसकी तकनीकी क्या है, उसकी लंबाई और प्रकृति पर भी आप स्टॉक मैनेजमेंट प्रभावित होता है। यानी कि अगर आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही लॉन्ग है यानी कि लंबी है, तो क्या होगा, तो आपको अधिक से अधिक माल का इन्वेस्ट करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा माल को में पैसा लगाना होगा, यानी कि फंड भी ज़्यादा लगेगा, आपका माल अधिक विनियोजन करना पड़ेगा, यानी कि स्टॉक का अरेंजमेंट भी आपका ज़्यादा होगा लॉन्ग प्रोसेस होने पर। क्लियर है? और अगर आपकी शॉर्ट प्रोसेस है तो ना तो फंड चाहिए हमें, हमने हाथ लिया और उसे माल को बनाया और हमने सेल कर दिया, तो आपको स्टॉक भी ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह अगर टेक्निक्स की बात करें कि उत्पादन जो प्रक्रिया की प्रोसेस है उसमें कच्चे माल की किस्म पर नियंत्रण पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा फोकस किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। आपकी टेक्निक्स कैसी हैं, अगर आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, ज़्यादा उसमें रॉ मटेरियल लग रहा है तो आप क्या करोगे, उसको ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपका प्रोसेस बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है तो वहाँ ना तो आपको स्टॉक रखना है, ना आपको क्या सकते हैं फंड लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की, और फोर्थ पॉइंट है हमारा टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर यानी समय तत्व। देखिए समय तत्व का मतलब क्या होता है कि समय तत्व जो है यानी कि टाइम फैक्टर है वो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को कह सकते हैं इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जैसे अगर हम बात करें कि कच्चे माल की उपलब्धि यानी रॉ मटेरियल जो है वो आपको खरीदने में बहुत टाइम लगता है, रॉ मटेरियल को परचेज करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, परचेज करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। आपको उसको बहुत ज़्यादा उसमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, यानी उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है,
तो ठीक है, उसका या कह सकते हैं निर्माण करने की अवधि जो है, उसमें लगने वाला समय जो है वो भी लंबा है। तो आप जानते हैं कि वहाँ आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल अरेंज करके रखना होगा, क्योंकि एक तो परचेज करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप एक साथ परचेज करके रखेंगे। लेकिन परचेज करने में आपको रॉ मटेरियल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपकी प्रोसेस बहुत शॉर्ट है, तो आपको वहाँ पे स्टॉक ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है? बात करते हैं 5th पॉइंट की, सप्लाई कंडीशन। सप्लाई कंडीशन यानी कि जो आपकी कह सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन में क्या होगा, जैसे आपूर्ति परिस्थितियां होती है, जो सप्लाई करते हैं ना, पूर्ति की कंडीशन, पूर्ति की शर्तें। यदि आपको रॉ मटेरियल है वो कंटिन्यूस मिल रहा है, तो आपको वहां पे स्टॉक अरेंजमेंट करना कम रहेगा। अगर आपका प्रोसेस में आपको जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई आपको आसानी से बहुत ईजी वे से मिल जाती है, तो आपको स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपकी जो सप्लाई है रॉ मटेरियल की वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, बहुत जटिल है, तो वहां आपको सप्लाई ज्यादा रखनी होगी। क्लियर है आपको? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें कि 6 पॉइंट की बात करें, तो वो है आपका लोन फैसिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इस पॉइंट में एग्जाम में क्या लिखना होगा, क्योंकि देखिए लोन फैसिलिटी का मतलब है ऋण सुविधाएं। अगर आपको रॉ मटेरियल है वो आपको उधार मिल जाता है, ठीक है, आपको पैसा नहीं देना है, ठीक है, तो वहां पे आपको स्टॉक फंड की इतना अरेंजमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं ना कि बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो रॉ मटेरियल को अपने पास मॉर्गेज रख देते हैं और आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी बात अगर हम बात करें कि ऋण से या लोन से कच्चा माल अगर आपका रॉ मटेरियल है वो परचेज किया जा सकता है, यानी आपको लोन की फैसिलिटी है, तो आप लोन फैसिलिटी अगर आपके पास में बेटर है, अगर आपके पास में लोन फैसिलिटी अगर आपके पास बेटर है, तो आपको फंड स्टॉक में लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि स्टॉक ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास में ऋण सुविधाएं हैं। क्लियर है? और आप उसका भंडार यानी वेयर हाउसेज में रखने का आप कह सकते हैं कम विनियोजन से अधिक सामग्री का भंडार संभव हो सकता है, यानी कि आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका लोन फैसिलिटी नहीं है, आपको सडनली आपको रॉ मटेरियल के लिए कोई लोन नहीं मिल रहा, तो आपको उसका अरेंजमेंट पहले से करके रखना होगा। क्लियर है? बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, ये आपका कह सकते हैं प्राइस लेवल वेरिएशन। प्राइस लेवल वेरिएशन, देखिए प्राइस लेवल अगर मैं बात करूं प्राइस लेवल वेरिएशन की, तो आप देखते हैं ना कि कीमत स्तर में जो उतार चढ़ाव आता है, या हम कह सकते हैं प्राइस लेवल में जो फ्लक्चुएशन आता है, उतार चढ़ाव, वो भी बहुत हमारी बिजनेस कह सकते हैं स्टॉक मैनेजमेंट को इफेक्ट करता है। अगर आपको लगता है कि प्राइस लेवल जो है वो फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है, फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है, तो सिंपल है कि आप अपना जो फंड है वो ज्यादा लगाओगे, किस में? स्टॉक अरेंजमेंट करने में। क्लियर? लेकिन आपको लगता है कि नहीं, फ्यूचर में इसका कोई प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला है, यानी कि फ्यूचर में इसका प्राइस हो सकता है कि डिक्रीज हो, तो आपको यहाँ फंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। किस में इन्वेस्टमेंट करोगे? स्टॉक में। क्लियर है? तो ये माइनस मीन्स कम करना और प्लस मीन्स क्या हो गया? ज्यादा करना। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशन। हम भी देखते हैं ना कि फ्यूचर में हमें लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम पहले से स्टोर करके रख देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप देखते हैं, लेटेस्ट हमने कोरोना टाइम पीरियड में देखा था कि मटेरियल्स नहीं मिलेंगे, आपको घर के सामान नहीं मिलेंगे, तो लोगों ने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था, और उसकी वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आया था कि सारे के सारे जो हमारे जो यूज करने वाले सामान होते हैं उसकी शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह बंद थी 2020 की अगर हम बात करें, है ना। तो उसी तरह से अगर आपको लगता है प्राइस लेवल बढ़ने वाला है, तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे? फंड का जो स्टोर है, फंड पैसा लगाएंगे, अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसमें? स्टॉक में। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके फैक्टर के। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक और टॉपिक क्लियर कराना चाहती हूँ इसमें, कि अगर हम बात करें
इसमें मैं आपके फैक्टर अफेक्टिंग के साथ में इन्वेंट्री कॉस्ट के बारे में भी डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये भी देख लेते हैं कि इन्वेंट्री कॉस्ट जो होती है, अलग अलग लागतें होती है, वो कौन कौन सी है। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो वो होती है कैरिंग कॉस्ट, यानी रखने की लागत। ये बिल्कुल आपको इसी में याद रखना है, कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यही दिया रखा होगा, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और साथ ही स्टॉक आउट कॉस्ट। बहुत सिंपल है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि स्टॉक में रखने की लागत। आप जब भी माल को परचेज करते हो, जब भी आप रॉ मटेरियल लेते हो तो उसमें टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट उसको फिनिश गुड में नहीं करोगे, यानी आप कुछ टाइम के लिए उस रॉ मटेरियल को वेयर हाउस में या आप कह सकते हैं गोदाम में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप उसको फिनिश गुड के लिए लेके जाएंगे, यूज करेंगे। तो तब तक आपका जो माल उस गोदाम में रहेगा, उस वेयर हाउस में रहेगा, तब तक आपको कैरिंग कॉस्ट लगेगी, यानी कि इसे कहते हैं भंडार में रखने की लागत, ठीक है। भंडार में रखने की लागत। आप जानते हैं ना कि रॉ मटेरियल खराब भी हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है उनसे बचने के लिए हमें जो पे करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड टू कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट किससे रिलेटेड है? जिसे भंडारण, जिसे हम क्या कहते हैं, वेयर हाउसेज या कह सकते हैं गोदाम, ठीक है। तो जब सामग्री को हम परचेज करते हैं, मेटेरियल को परचेज करते हैं और वो संस्था के पास में आ जाती है, तो उसका हम सेल है वो बहुत टाइम बाद करते हैं। पहले उसको हम गोदाम में स्टोर करके रखते हैं और उस स्टोर करने की वजह से हमारे यहाँ पे जो कॉस्ट आती है वो कौन सी आती है, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गया, गोदाम में यानी कि वेयर हाउसेज में रखने की कॉस्ट आ गई, सामग्री खराब नहीं हो इसके लिए हम कॉस्ट पे करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी आदेश लागत। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि जब हम अपने रॉ मटेरियल का एस्टीमेट सही नहीं लगाते हैं कच्चे माल का, तो आपको उसको कंटिन्यूस परचेज करना पड़ता है, यानी कि बार बार परचेज करना पड़ता है। तो बार बार जब आप परचेज करोगे तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पे करना होगा। क्लियर है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि देखिए, अगर आप बार बार रॉ मटेरियल को परचेज करते हो, ठीक है, तो उसमें आप जानते हैं कि आपको इसका स्टेशनरी का खर्चा होगा, जो बार बार परचेज करेगा उस एम्प्लॉय की सैलरी होगी, ठीक है। उसके साथ में आपको कहते हैं ना कि टेंडर के बेस पे आप खरीद रहे हैं तो उसका खर्चा होगा, टेलीफोन बिल हो गया, और ठीक है। तो कंपैरिजन आप देखते हैं, आपने मंगाया, सारे अलग अलग कोटेशन मंगाई है, उन कोटेशन को एनालाइज करने के लिए अगर आप किसी स्पेशलिस्ट को बुलाते हो, किसी विशेषज्ञ का बुलाते हो, तो उसका जो पे करते हो वो सारे के सारे ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा। जितनी बार आप ऑर्डर देंगे वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाएगी। यानी कि रॉ मटेरियल का अगर आपने सही एस्टीमेट नहीं किया तो आपको बार बार परचेज करना होगा, और जितनी बार आप परचेज करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी लगेगी। क्लियर है। उसी तरह से स्टॉक आउट कॉस्ट, देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग कॉस्ट या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये आ सकता है आपके, ठीक है। स्टॉक आउट कॉस्ट यानी कि स्टॉक समाप्त होने की लागत। ये इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी रॉ मटेरियल अगर पूरा फिनिश हो जाता है, हमारे पास में जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश हो गया है पूरा, तो ध्यान रखिए क्या हमारा प्रोडक्शन होगा? क्या हमें प्रोडक्शन भी नहीं होगा? क्या हम अपने जो कस्टमर्स हैं, क्या हम कस्टमर्स को टाइम पे सप्लाई कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप टाइम पे रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो आप बनाओगे क्या, कस्टमर को सप्लाई क्या करोगे? तो ये जो लॉस होती है, ये जो हानि हुई है, उसे कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। समझ में आ गई? स्टॉक समाप्त होने की लागत। इससे लाभ में आपके लॉस बढ़ेंगे, प्रॉफिट में कमी आएगी, जो इंस्टीट्यूट होता है, जो संस्था होती है, उसकी गुडविल डाउन हो जाएगी। इसीलिए हमें प्रॉपर रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना चाहिए। तो ये आज का वीडियो था, हमने फैक्टर अफेक्टिंग और डिफरेंट स्टॉक कॉस्ट के बारे में स्टडी की। ओके, थैंक यू।